So let's start this chapter number 4 हिस्ट्री का, which is tribal communities. See, ट्राइबल मतलब होते हैं आदिवासी लोग. वी ऑलरेडी नो दैट कि वो लोग पहले के ज़माने में रहा करते थे, लेकिन अभी भी. तो वी जस्ट गोना टॉक अबाउट कि जब ब्रिटिश इंडिया में आया तो उनके साथ कौन कौन सी इंजस्टिस, उनके जो ट्राइबल्स में कौन कौन से चेंजेस आए, एंड ऐसे बहुत सारी चेंजेस देखी गई उस टाइम में. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. सी, ट्राइबल कम्युनिटीज़ क्या होता है. देखो, ट्राइबल कम्युनिटीज़, ये हमको आदिवासी के नाम से जानते हैं. वो एक सबस्टीनियल पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, मतलब कि एक बहुत सिग्निफिकेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये लोग. ठीक है ना. ठीक है, ये इंडियन पॉपुलेशन में इनको माना जाता है, या इंडियन पॉपुलेशन में ये है. तो ट्राइबल एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक कॉमन नेम से, एक कॉमन लैंग्वेज से यूनाइटेड, यानी कि एक कॉमन नेम है उन लोगों का, पूरे ग्रुप का एक कॉमन लैंग्वेज है वो लोगों का. तो वो लोग अपने आप समझ सकते हैं उन लैंग्वेज में से. तो वही जो मेंबर्स होते हैं वो प्राइड लेते हैं कि हम आने वाले समय में भी इस सारी चीज़ों को बढ़ाएंगे. तो ये टेक द प्राइड की आने वाले समय में हम लोग अपनी जितनी भी ग्रुप है उसको हम आगे बढ़ाएंगे. वो एक कॉमन जगह या एक कॉमन टेरिटरी शेयर करते हैं, एंड एक कॉमन कल्चर होता है वो लोगों का. तो जो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ट्राइबल्स का वो आपको मोस्टली मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे, फिर महाराष्ट्र में मिल जाएगा, गुजरात में, राजस्थान में मिल जाएगा. तो ये मोस्टली ना छोटे छोटे स्टेट्स जैसे कि गोवा में हो गया, सिक्किम, मिज़ोरम, नागालैंड, मेघालय, यहाँ आपको मिल जाएंगे. और कभी कभी तो यूनियन टेरिटरीज में आपको मिल जाएंगे, लक्षद्वीप में, दादर में और नगर हवेली में. बहुत सारे जगह पे ये बसे रहते हैं. सो मोस्टली जो लार्जेस्ट आदिवासी पॉपुलेशन है उनका जो नाम है, मोस्टली आपको गोंड, भील, संतल, मीज़ो एंड उरान नाम के ये आपको ट्राइबल्स लोग मिल जाएंगे. तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ होते हैं, लेकिन उनके बहुत छोटे, यानी कि बहुत स्मॉल पॉपुलेशन होता है वो लोगों को, बहुत कम लोग होते हैं उस ट्राइबल्स में, उस कम्युनिटीज़ में. तो एक लार्ज पार्ट ऑफ जो चेंज है जब अक्यूर होता है, जब ब्रिटिश लोग इंडिया में आए तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए थे. देखो, अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ, जो ट्राइबल्स लोग जब इंडिया में आए तो उन्होंने क्या किया, मोस्टली उनके साथ उनके जितने भी टैक्सेस है ना वो लैंड के, वो सब बढ़ा दिए. वो लोग कहीं भी जाते तो वो लोग उसके पीछे पीछे आके ना उसकी जितने भी टैक्सेस होते थे वो सब बढ़ा दिया करते थे. लैंड रेवेन्यू आपको पता ही होगा, जब ब्रिटिश लगा तो उन्होंने लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया था. तो दैट इज़ द वर्स्ट थिंग जो उनके साथ हुआ था. तो मोस्टली जो ट्राइबल्स लोग इंडिया में वो बहुत अर्ली, यानी कि बहुत पुराने समय से है, तो वो लोग मोस्टली आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हुए दिख जाएंगे. एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं. आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में. या फिर एक एग्रीकल्चर लेबर से, लेकिन ये मोस्टली आपको जंगलों में मिलेंगे या फिर आपको हिल्स एरिया यानी कि पहाड़ों की तरफ मिलेंगे. ठीक है. उसके बाद लेट्स स्टार्ट दिस थिंग विच इज़ ट्राइबल लाइफ स्टाइल्स एंड इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़. अब देखते हैं ट्राइबल्स तो कैसे रहा करते थे एंड क्या इम्पैक्ट हुआ जो ब्रिटिश की पॉलिसीज़, ब्रिटिश के जितने भी लॉज हैं वो सब लागू हुए थे. लेट्स स्टार्ट. देखो, जो स्टडी ऑफ ट्राइबल कल्चर होता है उसके लाइफस्टाइल को पढ़ना या समझना एक पार्ट होता है साइंस का, जिनको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी. जो ट्राइबल्स लोग होते हैं वो मोस्टली आइसोलेट या एक ऑफर नॉमेडिक लाइफ मतलब कि ये लोगों का ना, मतलब कि जैसे कि हम लोग अभी के ज़माने में से हम लोग रह रहे काम करो, लाइक दैट दे नेवर डू दैट, क्योंकि वो लोग सब कुछ मिलजुल के एक नॉमेडिक लाइफ जिया करते थे और वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहा करते थे, इधर से उधर. ठीक है. तो इनके लिए ना, इनकी जो लाइफ है इनके बारे में पढ़ना भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह तो वो सेटल नहीं रहते, वो ना एक टेम्पररी सेटलमेंट रखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना. एंड बहुत सारे ऐसे उनकी चीज़ें हैं जो ये लोग खुद फॉलो करते हैं. हर एक ट्राइबल्स का, कम्युनिटीज़ का अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग लैंग्वेज होता है. तो ऑब्वियसली बात है आपके लिए परेशानी है कि आप कोई भी एक ट्राइबल्स के पास जाओ तो उनकी लैंग्वेज को सीखने में आपको टाइम लगेगा, उनके कल्चर को जानने में बहुत टाइम लगेगा. तो दैट्स ऑल. सो रिसर्च स्कॉलर्स जो बहुत सारे ट्राइबल्स रीजन में जाते हैं उनके साथ फ्रेंड बनते हैं, उन ट्राइबल्स उनके लैंग्वेज सीखते हैं, हर चीज़ उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके कल्चर के बारे में जानते हैं. तो उन स्कॉलर्स को हम लोग एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट. ठीक है. देयर वर मेनी ट्राइबल्स ग्रुप इन इंडिया, सम ऑफ देम वर मुंडा, संतलाज और ओरांस इन छोटा नागपुर रीजन. तो पे बहुत से ट्राइबल कम्युनिटीज़ इंडिया में, लेकिन उनमें से कुछ फेमस जो एकदम जानते वाले जितने भी ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ थे उनके नाम थे मुंडास, संतलाज, ओरांस. छोटा नागपुर रीजन में आपको ये मोस्टली मिल जाएंगे. एंड द बेगास, गोंडास, खोंडास इन सेंट्रल इंडिया में. एंड जो खासी और नागाज है वो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं. सो सोसाइटी, लेट्स स्टार्ट विद द सोसाइटी वन. तो ट्राइबल सोसाइटीज जैसे कि अदर सोसाइटीज हैव ऑल्सो बीन अंडरगोइंग चेंजेस, हाउएवर द फैक्ट रिमेन्स द पावरफुल फोर्सेस चेंज वे रिलीज फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. आपको पता है कि हर एक सोसाइटी में चेंजेस होते रहते हैं. तो ट्राइबल्स लोगों में क्या था, ये लोग ना मोस्टली सेम लाइफ जी रहे होते हैं जैसे कि नॉर्मल पहले वो जिया करते थे, वही जनरेशन में जनरेशन. लेकिन जब कॉलोनियल पीरियड यानी कि जब ब्रिटिश का पीरियड, जब ब्रिटिश का राज आया तो बहुत सारे चेंजेस ट्राइबल्स लोगों को मिले देखने को. सो विद द एस्टैब्लिश ऑफ कॉलोनियल
रूल द रिलेटिव एसोसिएशन ऑफ मोस्ट ट्राइबल सोसाइटीज केम इन टू एंड, यानी कि जब ये कर्नियल रूल लागू हुआ, ब्रिटिश के रूल्स जितने भी यहाँ पे लैंड रेवेन्यूज़ के बहुत सारे अलग अलग रूल्स उन्होंने लागू किए इस चीज़ पर, तो बिकॉज ऑफ दैट जितने भी ट्राइबल्स लोग थे वो एक धीरे धीरे एंड पर आ जा रहे थे, क्योंकि वो लोग पूरा मिल जाकर कि एक जगह से दूसरी जगह रहते, तो उनसे भी वो लोग ना ब्रिटिश लोग लैंड यानी मतलब वो लोग से टैक्सेस कलेक्ट किया करते थे। तो एट दैट पॉइंट तो कौन ऐसा ट्राइब्स रहेगा जो ट्राइबल रहेगा कि एक जगह से दूसरी जगह जाने पर भी उसको लैंड रेवेन्यू या फिर टैक्सेस देने पड़े। तो बिकॉज ऑफ दैट बहुत एंड पर यानी कि बहुत उसकी कम पॉपुलेशन बची थी बहुत सारी ट्राइबल्स लोगों की। तो ब्रिटिश लोग चाहते थे कि वो जहाँ पर है वो लोग वहीं पर हैं, लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या था कि अगर जो जितने भी ट्राइबल्स लोग थे अगर वो इंडिया के छोटे छोटे पार्ट से निकल कर एक जगह कलेक्ट हो जाते, सो एट दैट पॉइंट वो ब्रिटिश लोगों के लिए एक एक वार की तरह होता है, क्योंकि वो जितने भी ट्राइबल्स लोग हैं नेशनल मूवमेंट में एक साथ होते तो उनके लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है। तो दैट दे डोंट वांट इट, सो एंड इंस्टेंट इंट्रोड्यूस अ कैश इकोनॉमी। तो वो लोग क्या कि ट्राइबल्स लोगों के बीच में कैश इकोनॉमी का इंट्रोड्यूस किया। कैश इकोनॉमी मतलब होता है कि जितने भी ट्राइबल्स लोग होते थे वो लोग ना सामान से सामान लिया करते, वस्तु विनिमय आपने सुना होगा कि जहाँ पर लोग क्या करते हैं एक सामान देकर दूसरे सामान को लेते हैं। तो एट दैट मोमेंट वो ब्रिटिश लोग आए तो ऑब्वियसली बात है वो लोगों को न्यू चीज़ें बताई कि देखो तुम लोग कैश इकोनॉमी करो, यानी कि पैसे से पैसे लेकर, यानी कि ये लो पैसा और उसके बदले तुम सामान लो। तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर बहुत सारी चेंजेस आ चुके। ऑब्वियसली बात है जो लोग नॉर्मली सामान से सामान खरीदते हैं वो लोग पैसे से पैसे मतलब पैसे से सामान खरीदेंगे। तो देयर वाज मोर इक्वालिटी अमंग देम, लेकिन यहाँ पर सबसे कम इक्वालिटी हो रही थी, यानी कि अगर पहले के ज़माने में अगर वस्तु में यानी कि अगर कोई आपको 1 kg चावल देकर आप उसको 500 ग्राम चीनी दे रहे हो तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे इनइक्वालिटी होगी। बट ऑब्वियसली बात ये डिपेंड करता है कि वो किस वे में वो उसको उगाया जाता है, उसमें ज़्यादा मेहनत है कि नहीं। तो बट यहाँ पर ये ब्रिटिश लोगों का मानना था कि यहाँ पे इक्वालिटी रहेगी। तो लैंड वॉज ओन बाय द होल ट्राइब, तो जो लैंड होता था ज़मीन हुआ करता था वो हर पूरा ट्राइब कम्युनिटी उसको रूल करता था। तो एक डिस्टिंक्ट कल्चर है वो लोगों का कि वो चाहते थे कि वो क्या करे, कोई इंटरफेस ना करे उस चीज़ पे, यानी कि कोई उसको बिगाड़े ना। अगर आप किसी के ट्राइबल्स के किसी भी रिलीजन पे आप जाकर उस रिलीजन के खिलाफ उसको बोलो या उसको हटाओ तो ऑब्वियसली बात है वो लोग गुस्सा ही होंगे ना। तो दे रियली डोंट वांट कि ब्रिटिश लोग आए उनके कल्चर को ख़त्म करें। तो ईच ट्राइब ग्रुप हैड इट्स ओन कस्टम रिचुअल्स बिलीफ, क्योंकि हर एक ट्राइबल ग्रुप का अलग कस्टम होता है, उसके अलग रिचुअल्स होते हैं, उसके अलग बिलीफ्स होते हैं, वो लोग किस चीज़ पर बिलीव करते हैं। ठीक है, लेट्स सी इकोनॉमी क्या क्या चेंजेस आए। देखो जो ट्राइबल्स है वो डिपेंड होते थे मोस्टली नेचुरल रिसोर्सेज में, उस जगह के जहाँ पर रहते थे वो लोग नेचुरल रिसोर्सेज में डिपेंड रहते थे। यानी कि जैसे कि देखो मतलब वो हर चीज़ ना पेड़ों से लिया करते थे, तो मोस्टली उनको नेचुरल रिसोर्सेज सब कुछ मिलता था। ऑब्वियसली बात है वो लोग उतना पैसे लेने देने का काम नहीं करते थे, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने पैसा यानी कि कैश इकोनॉमी को लागू किया था। तो जैसे वैसे ही करते करते मर्चेंट्स, मिडिलमैन्स एंड मनी लेंडर्स जो लैंड रेवेन्यू को टैक्सेस कलेक्ट करते हैं उनको मनी लेंडर्स कहते हैं। तो उनको वो लोग ट्राइबल्स लोग डीको के नाम से जाना करते थे, विच मीन्स कि एलियंस ऑफ प्रोडक्शन टू सर्व देयर ओन इंटरेस्ट। In order to cultivate cash crops such as poppy, jute and indigo, they forcibly acquired the largest tracts of agricultural land from the tribals and weakened their self-contained economy. तो वो लोगों को क्या कहते हैं, ट्राइबल्स लोगों को एक जगह दे दिया जाता था, कहते हैं कि ये लो तुम इसके अंदर मतलब उसकी जो जगह होती थी वो लोग वहाँ पर जितने भी जैसे कि कल्टीवेट करते थे, जैसे कि पॉपी, जूट, इंडिगो ये सब उसको फोर्सिबली कहा जाता था कि तुम यही उगाओ अपने लैंड पर। एंड उससे क्या करते थे उसके बाद उसी से वो लैंड रेवेन्यू लिया करते थे। लेकिन बहुत सारे पता है वो एक जगह का पता है मोस्टली आपसे वो लोग नहीं देखते थे कि ब्रिटिश लोग नहीं देखते थे कि आप कितना कमा रहे हो, आपका कितना लैंड है, मतलब कितना आपका जगह है, कितना आपका उग रहा है, कितना बिगड़ रहा है। मेरे को नहीं उस चीज़ की परवाह, सिर्फ मेरे को पैसे ही चाहिए। ब्रिटिश लोगों का ये रूल था। एट दैट पॉइंट बहुत सारे फार्मर्स जितने भी यहाँ पर ट्राइबल्स लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे, मनी लेंडर्स से पैसे उधार लेकर फिर चुकाया करते थे। एट दैट पॉइंट आप सोच सकते हो कि ब्रिटिश लोग कितना गलत कर रहे थे इंडियंस लोगों के साथ या ट्राइबल्स लोगों के साथ। एज कि उन्हीं से उतना उग भी नहीं रहा उसके खेत पर एंड फसल ख़राब हो रही है। तो वो लोग ये नहीं देखेंगे, वो लोग क्या करेंगे डायरेक्टली आपको ब्लेम करेंगे, मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है। दैट दे मीन। लेट्स सी The steady expansion of British rule in India slowly began to affect the traditional lifestyle of tribals. The British rule created new problems by replacing the old social and economic systems. The colonial rule brought an end to the barter economy of the tribal societies. जैसे ये जितने भी टैक्सेस लैंड रेवेन्यूज कलेक्ट करने वाले लोग बढ़ते गए धीरे धीरे ट्राइबल्स लोगों में क्या होने लगी, झगड़े होने लगे। वो ट्राइबल्स लोग जो होते थे वो उन ब्रिटिश लोगों को से भगाना चाहते थे कि वो लोग इंटरफेस ना करें उसके कस्टम्स, उसके रिचुअल्स, उसके बिलीफ्स पर। तो एट दैट पॉइंट वो लोग क्या कर सकते थे, कुछ नहीं, उनको कह ही सकते थे, ऑब्वियसली बात है। तो एट दैट पॉइंट
वो लोग नहीं मानते थे ब्रिटिशर्स लोग। तो एट दैट पॉइंट धीरे धीरे जितना भी ट्राइबल्स था वो एक एंड पे यानी कि लास्ट पे आ गया, एक लास्ट स्टेप पर, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता उतना देर तक। सो उसके बाद बहुत सारे ऐसे चेंजेस थे कि जितनी भी ओल्ड वाली चीज़ें होती थी जो करती थी, जो ट्राइबल्स लोग फॉलो करते थे, उनको सब चेंज करके सोशल इकोनॉमिक सिस्टम्स को लागू किया गया, उनको सब रिप्लेस कर दिया गया। लेट्स सी लाइफस्टाइल्स में क्या मतलब कि वो लोग कैसे जिया करते थे। तो जो ट्राइबल्स है मोस्टली सेंट्रल इंडिया या नॉर्थ ईस्ट में रहा करते थे, मोस्टली आपको वहीं मिलेंगे सबसे ज़्यादा अमाउंट में, सेंट्रल इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट में। तो जो वो लोग क्या करते थे, वो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, इसको झूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है या फिर स्लैश्ड बर्न कल्टीवेशन। तो जितने भी ट्राइबल, जितने भी आदिवासी लोग हुआ करते थे, वो लोग एक पैच, वो लोग जगह खरीदते थे, जगह खरीदते नहीं थे, मतलब वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर वो झूम कल्टीवेशन यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, जहाँ पर वो एक पैच ऑफ लैंड, एक जगह लेते थे, वहाँ पर उसको पूरा जितना भी यहाँ पर ट्रीज़ जितने भी यहाँ पे हुआ करते थे वीड्स वगैरह, उसको सबको जला कर कट कर उसके बाद वहाँ पर वो कल्टीवेट करते थे, हार्वेस्ट करते थे जितने भी अपनी क्रॉप्स होते थे। उसके बाद उस लैंड को फिर छोड़ के चले जाते थे। दैट द थिंग, उसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। एक जगह से दूसरी जगह वो लोग कल्टीवेशन को शिफ्ट करते हुए चल रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स लिव्ड बाय हंटिंग एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो बहुत सारे जितने आदिवासी आपको मिलेंगे वो मोस्टली हंटिंग करते हैं, ठीक है, गैदरिंग करते हैं, मतलब फॉरेस्ट प्रोड्यूस से ना बहुत सारे फॉरेस्ट जितने प्रोड्यूस करते हैं फल वगैरह वहाँ से वो लेकर खाते पीते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे कलेक्ट फ्रूट्स, रूट्स, हनी, मेडिकल हर्ब्स एंड द फॉरेस्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो ये मोस्टली बहुत सारे फ्रूट्स, उसके रूट्स, कुछ हनी, मेडिकल प्लांट्स, हर्ब्स जितने भी होते हैं वो सब फॉरेस्ट से कलेक्ट करते थे। तो कुछ तो वो लोग मतलब कि सम ऑफ देम एक्सचेंज मिल्क प्रोडक्ट्स एंड वूल फॉर राइस एंड अदर ग्रेन्स। तो कोई मिल्क की चीज़ जो बनाते हैं लोग उसको एक्सचेंज करते थे। जैसे कि हमको बताया कि लोग सामान से सामान ले करते थे, वैसे ही जैसे कि एक राइस के बदले आप मेरे को कुछ अलग चावल, मतलब चावल के बदले मुझे आप आटा दे दो, दैट्स ऑल दे डिड। सो फॉर फायरवुड ऑल्सो द फॉरेस्ट वॉज देयर ओनली सोर्स। तो इन्हीं लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट ही ज़्यादा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स था। जो ट्राइबल्स थे वो डिपेंड थे मोस्टली हर्ड्स ऑफ शिप और कैटल में, यानी कि मोस्टली वो लोग कहते हैं कि वो लोग शिप वगैरह को चलाया करते थे। तो क्योंकि मोस्टली जो ट्राइबल्स लोग हैं वो नोमैड्स थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तो एट दैट पॉइंट वो लोग अपने एनिमल्स के साथ घूमते थे। तो उनके साथ क्या होता था, द कंपनी मतलब देखो अगर वो शिप्स को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वो कहीं भी जाएंगे तो वो क्या कर सकते हैं, वो शिप्स के वूल्स को बेच कर उसके बदले कुछ खाने के लिए ले सकते हैं। तो एट दैट पॉइंट उनका ही फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वो नोमैडिक मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव होना, ठीक है, दैट्स कॉल्ड नोमैडिक। तो एट दैट पॉइंट जितने भी ट्राइबल्स लोग थे वो नोमैड्स थे। तो वो हर एक जगह को एनिमल्स को, अब जहाँ भी जाते थे वो अपने एनिमल्स, जितने भी लोग हैं ना वो लोग सब मिलकर अपने एनिमल्स वगैरह को लेकर घूमते रहते थे, यानी कि दूसरी जगह तलाश में खोते रहते थे। तो जब जैसे ही ब्रिटिश आई तो उसने बहुत सारे कंपनीज़ ने बहुत सारे चेंजेस किए, उसने बहुत सारे लॉज को चेंज किया उसने। तो ऑल्सो में चेंजेस द फॉरेस्ट यानी कि उन लोगों ने जंगलों को भी नहीं छोड़ा, उसमें भी उन्होंने क्या किया, लॉज यानी कि बहुत सारे रूल्स बना दिए। तो उन्होंने क्या किया, इट डिक्लेयर फॉरेस्ट एज अ स्टेट प्रॉपर्टी। कहा ब्रिटिश लोगों ने कहा कि मतलब जितने भी बहुत सारे जो लॉज आ गए थे उसमें उन्होंने कहा कि देखो, उन्होंने नहीं कहा बट द वे दे जस्ट टेल अस कि देखो इतनी भी फॉरेस्ट है वो सब स्टेट का प्रॉपर्टी है। तुम लोगों के पास कोई भी राइट नहीं कि तुम लोग वहाँ पर जाओ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करो, वहाँ के जाके सबको जला दो, मतलब सारे पेड़ को जला दो एंड उसके बाद फिर क्या करो, वहाँ पर फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करो, फिर उसको छोड़ कर देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक डिसएडवांटेजेस भी है। अगर ऐसे करते करते आप हर जगह जाके जलाओगे पेड़, उसके बाद वहाँ पे कल्टीवेशन करके फिर उसको छोड़ दोगे, तो एट दैट पॉइंट ऐसे करते करते आप कितने सारे लैंड को, कितने सारी जगह को आप ख़त्म कर रहे हो। तो ये आपके लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत बुरा है। तो वो रिस्ट्रिक्शन जो अलाउ नहीं करता था, वो क्या करता था कि जितने भी कलेक्शन आप फॉरेस्ट से ले रहे हो वो आप नहीं ले सकते, ना ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, ना ही आप ट्रीज़ को काट सकते हो, हंटिंग कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने बताया था। जो ट्राइबल्स के जितने भी चीफ्स होते थे वो लोग क्या करते थे, लॉज ए फॉर्मर इंपॉर्टेंस बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश से पहले उन्होंने जितने भी वहाँ पे मेन लीडर्स होते थे ट्राइबल्स लोगों के, उन्होंने अपना इंपॉर्टेंस खो दिया था। उन्होंने बहुत सारे पावर में एंजॉय किया, लेकिन जब ब्रिटिश आया तब वो लोग ख़त्म हो गए, उनकी जो पावर्स थी वो सब चली गई। दे रिएक्टेड टू द चेंजेस इन मेनी डिफरेंट वेज बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेस इन सैचुरेशन ट्राइबल कम्युनिटीज हैड डेवलप्ड द डिस्टिंक्ट वे ऑफ लाइफ एंड वेरी क्वाइट सेंसिटिव टू देम। सो जब ब्रिटिश आई तो उन्होंने हर एक जितने भी ट्राइबल्स लोग उनके जाके जितना भी उनका लैंड उस पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि देखो तुमको अगर यहाँ रहना तो तुमको लैंड रेवेन्यूज यानी कि तुमको टैक्सेस तो देना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली मैं तुमको दोगे। तो एट दैट पॉइंट आप सोच सकते हो कि जो लोग
जो आदिवासी लोग सामान से सामान ले करते हैं, दैट पॉइंट हाउ दे कैन एबल टू गेट दैट टाइप ऑफ पैसा कैसे ला सकते हैं वो। देखो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि उन्होंने ब्रिटिश लोगों ने कैश इकॉनमी को क्या किया, लागू किया। तो आप सोच रहे हो कि क्यों ना वो लोग वैसे ही कैश देकर करे। तो देखो हर एक, अगर आपने देखो कि किसी चीज़ में ढलने में ना आपको बहुत साल लग जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप डेली एक पढ़ने का हैबिट बने, तो आपको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। तो एट दैट पॉइंट वैसे ही ट्राइबल्स लोग जैसे वो पहले से ज़माने से रहते आ रहे हैं, आप अब उसको डायरेक्टली आप उसको चेंजेस दोगे तो कैन दे लीव ऑन दैट? नहीं, वो नहीं रह पाएंगे। तो वैसे करते करते धीरे धीरे रिवॉल्ट यानी कि रिवॉल्यूशन यानी कि ना उसके खिलाफ बहुत सारे आने लगे। रिबेलियंस मतलब क्या होते हैं, उसके खिलाफ बहुत सारे ना रिलीज निकलने लगे कि तुम ब्रिटिश लोगों के खिलाफ, ठीक है। वैसे जैसे कि अगर आपके ट्राइबल में अगर कोई आदिवासी के ग्रुप में जाकर उस चीज़ों को चेंज करता है, उसके चीज़ें खिलाफ रहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है उनके जो लोग होते हैं वो गुस्सा ही होंगे, ठीक है। तो देयर रेजिस्टेंस वाज अगेंस्ट द न्यू सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन द न्यू क्लास ऑफ मर्चेंट्स एंड मनी लेंडर्स। द नेक्स्ट फेज वाज 1816 टू 1920 तक। सो लेट्स सी उसके बाद कर्नियर रूल आया। तो कर्नियर रूल आया तो बहुत से क्रिस्टियनिटी वाले जो लोग थे, अलग धर्म के जो क्रिस्टियनिटी लोग थे, वो कुछ कुछ एरियाज़ में आके रूल करने लगे। कर्नियर रूल क्या होता है, जब बाहर की रूल, जब ब्रिटिश के रूल्स इंडिया में लागू होने लगे तो उसको कर्नियर रूल कहते हैं, ठीक है। सो विच इज़ अ मेजर प्रॉब्लम होती है ट्राइबल्स लोगों के लिए। देखो आदिवासी लोगों के लिए उनका खुद का कस्टम होता है, उनका खुद का रिचुअल्स होता है, उनका खुद का बिलीफ होता है। वो जो चाहे वो उनका वो क्या कर सकते हैं, वर्कशिप कर सकते हैं उनको। लेकिन जब ब्रिटिश लोग आए तो एट दैट पॉइंट वो लोग जाकर फॉरेस्ट में टैक्सेस देने लगे, लैंड रेवेन्यूज़ लेने लगे। तो सबको गुस्सा आ गया ना, क्योंकि लगेगा कि हम लोग इतने अच्छे से रह रहे हैं, ब्रिटिश लोग आके हमारे सारे कस्टम्स, रिचुअल्स, बिलीव्स को ख़त्म कर रहे हैं। तो इनको बुरा लगा। तो इसी के खिलाफ उन्हें रिवॉल्ट्स, यानी कि रिवॉल्ट्स मतलब होता है कि उसके खिलाफ वो लोग उठे। तो ब्रिटिश के रूल्स के खिलाफ वो लोग उठे। तो बहुत सारे यहाँ पर जो ट्राइबल्स लोग थे उनके कुछ नाम दिए, जैसे कि भील्स जो मध्य प्रदेश के थे वो लोग भी थे। छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र के रीजन में भी जो भील्स नाम के जो लोग रहा करते थे ना आदिवासी, उनका ग्रुप का नाम था। मुंडास बिहार में, कोल्स बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, और जो गोंड्स था वो उड़ीसा में, एंड जो खासी ट्राइब था वो मेघालय में, और संतलस झारखंड में था। तो जो कोल रिबिलियन था 1831 से 1832 तक चला था, और जो संतल रिबिलियन था 1855 का, वो मेन रिबिलियन था। इसमें सबसे ज़्यादा बहुत ख़तरनाक ही कह सकते हैं, मतलब कि ये सबसे इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे इसमें ज़्यादा बहुत सारी इसमें टफली चीज़ें हुई थी इस चीज़ में। सो कुछ ट्राइबल मूवमेंट्स थे जो आपको 1768 से लेकर 1919 तक मिल जाएंगे। जैसे कि चूरास जो थे वो ईयर 1768 से लेकर 1832 तक उनका जो मूवमेंट था ना, इसके ब्रिटिश के रूल के ख़िलाफ़ चला था। फिर भील्स का 1818 से लेकर 1848 तक, कोल्स का 1824 से लेकर 1848 तक, खोयास का 1840 से लेकर 1880 तक, एंड उसके बाद फिर 1922 से लेकर 1924 तक। फिर कोंडास का 1846 से लेकर 1848 तक चला। उसके बाद फिर 1855 में भी हुआ था। संतलास का 1855 से लेकर 1856 तक हुआ था। और नेकी कदास का 1858 से 1859 तक और 1868 में हुआ था। और कच्चा नागास जो थे वो 1882 ही में उनका रिवॉल्ट्स, वो लोग उसके खिलाफ उठे थे। फिर उसके बाद मुंडास जो थे वो 1899 से लेकर 1900 तक हुआ था। भील्स का 1913 में हुआ था। ओरांस का 1914 से लेकर 1915 तक हुआ था। और तादोए कुकीज़ का 1970 से लेकर 1919 तक हुआ था। ठीक है, इतना पूरे ट्राइबल मूवमेंट्स जो 1768 से लेकर 1919 तक चला था। अभी हम देखते हैं मुंडा रिबेलियन। तो मुंडा रिबेलियन क्या होता है, जो ये मुंडा रिबेलियन था एक ट्राइब था, ठीक है, उनका एक खुद का कहते हैं कॉमन लैंग्वेज था, वो लोग खुद एक कम्युनिटी थे। तो वहाँ पर जो ये आपको मिल जाएगा ये जो रीजन साउथ रांची में, ठीक है, जो 1899 से लेकर 1900 तक ये रहा था। एंड इसमें सबसे बेस्ट ट्राइबल रिबेलियंस को कहा गया है इस पीरियड का, उस समय का, ठीक है। जो कॉन्सेंट्रेटेड इन द छोटा नागपुर में आपको मिलेगा ये। एंड सबसे ज़्यादा ना ये इसको बिरसा मुंडा, एक इसके जो लीडर थे सारे ये ग्रुप के, उनका नाम बिरसा मुंडा था, जो सन थे शेर कॉपर के, ठीक है। सो द Ulugulan or the Great Tumult at it came to be called aim at driving out the British and their agents established Munda Raj. So at that point क्या हुआ कि
कि ये लोग कुछ खिलाफ थे ब्रिटिश के रूल के, तो वो लोग उस एक एजेंट के रूप में वो यहाँ पे मुंडा अपना राज बनाना चाहते थे। सो एट दैट पॉइंट वो लोग इस चीज़ों के ब्रिटिश के खिलाफ थे ये, ठीक है। सो मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर रिवॉल्टेड इन 1831। जो मुंडाज थे वो 1831 में वो ब्रिटिश के खिलाफ उठे थे एंड वी ज्वाइंट बाय द होस। द रिवॉल्ट स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया इंक्लूडिंग रांची, हज़ीराबाद, पलामू एंड सिंघाभूम। तो यहाँ तक भी रिवॉल्ट्स के खिलाफ इतना प्रोटेस्ट चला था एंड ये सबसे सप्रेस्ड ओनली ऑफ एक extensive military operation in March 1832. The Horse, however, remained declared in submitting a military operation were undertaken against them in 1836. So इतना कुछ करने के बाद ब्रिटिश लोगों ने 1836 में उसके अगेंस्ट क्या किया, मिलिट्री ऑपरेशन किया, उसके खिलाफ वो लोग ब्रिटिश लोगों ने भी उसको रिप्लाई दिया, जवाब दिया एट दैट पॉइंट एंड ये टिल फाइनली सबमिटेड। सो एट दैट पॉइंट 1899 से लेकर 1900 तक जो बिरसा मुंडा थे उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश के खिलाफ वो उठे थे उस रीजन के लिए, साउथ रांची में। तो एट दैट पॉइंट जो मुंडास थे वो बहुत एग्राइव थे, देखो एग्राइव मतलब होता है कि उनको एक मन में, एक भाव में उनको गुस्सा था कि जो जितने भी ट्राइबल, जितने भी ब्रिटिश लोग थे वो ट्राइबल्स की जगह पर आकर उनसे लैंड रेवेन्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आउटसाइडर्स जो होते हैं, आउटसाइडर उनको कहते हैं जो बाहर से आकर उनके लैंड्स को ले रहे हैं एंड उन पर इम्पोज फोर्स लेबर, उनको ज़बरदस्ती उस जगह पर उनसे वो चीज़ें उगवा रहे हैं, ठीक है। तो उनको कुछ रिलीफ नहीं मिला था, बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट कहती थी कि उनको हम लोग उस चीज़ से बचाएंगे, लेकिन जब भी वो गवर्नमेंट के पास जाते थे पूछने तो वो लोग कुछ भी उनकी सहायता मदद नहीं करती थी। तो एट दैट पॉइंट जो मुंडास थे वो एक ही जगह वो खड़े होकर क्या कर सकते, तो वो उन्होंने अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए वो उठे। सो बिरसा, तो इन 1895 में जो बिरसा थे उन्होंने क्या किया, प्रॉमिस किया हर लोगों को, उनकी कम्युनिटी के जितने भी लोग थे कि हम लोग इन जितने भी चीज़ हम लोग अभी सफ़र कर रहे हैं, सफरिंग मतलब कि इतना हम लोग अभी सह रहे हैं, उन सारी चीज़ों को एलिमिनेट यानी कि ख़त्म कर देंगे, एलिमिनेशन यानी कि सब चीज़ों को हटा देंगे जितना भी ब्रिटिश लोग हमारे यहाँ आकर जो कर रहे हैं। सो ही वॉज इम्प्रिजन फॉर 2 years इन 1875। तो ये 1875 में ये 2 साल तक इनको जेल पे रखा गया था, ठीक है। अगर ये रहते बाहर तो ऑब्वियसली बात है ये बहुत सारे ट्राइबल्स लोगों को मिलाकर प्रॉब्ली ये लोग इसके खिलाफ पूछ सकते थे, इस वजह से उनको कैद कर दिया गया था जेल में 2 साल के लिए। सो 1875 में उनको कैद रखा गया था 2 साल के लिए। So, जब वो घर आए, जब प्रिजन से जब वो छूटे, तो एट दैट पॉइंट ही इंस्टिट्यूटेड द पीपल टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड द ब्रिटिश क्रिश्चियंस मिशनरीज। तो वो जब जैसे ही वो आए जब वैसे ही प्रिजन से वो छूटे जेल से, तो उन्होंने अपने लोगों को बताया, अपने कम्युनिटी को बताया कि हमें ब्रिटिश के खिलाफ और उसकी जो ब्रिटिश क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं उनके खिलाफ हम लोग उठे, एंड जो ज़मींदार्स हैं और जो मनी लेंडर्स हैं उनके खिलाफ भी, ठीक है। तो इन 1899 में जो चर्चेस थे, जितने भी देखो ब्रिटिशर्स लोग जो थे वो चाहते थे कि वहाँ पे क्रिश्चियनिटी इंडिया में वो लाए। तो एट दैट पॉइंट वो लोग हर लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट वो लोग ट्राइबल्स लोग उसके खिलाफ थे। सो इन 1899 में जो जितने भी चर्चेज मिशनरीज थे वो ना बिरस्ताइसिस और क्या हुआ, इट्स कॉल्ड बिरासातीस, जो डिफीट जो उन्होंने क्या उसके खिलाफ वो लोग उठे 1900 में, ठीक है। तो जितने भी चर्चेस मिशनरीज थे कि चर्चेस बनाएंगे, उसके खिलाफ वो लोग नहीं बना पाए ब्रिटिश लोग। तो उसमें क्या हुआ, तो बिरसा वॉज कैप्चर्ड इन प्रिजन। तो बिरसा जो थे, जो उनके लीडर थे मुंडा रीजन के, ठीक है, तो उनको फिर से जेल में डाल दिया गया, उनको फिर से कैप्चर कर लिया गया, पकड़ लिया गया। तो वो प्रिजन ही में मर गए थे एंड इनका जो रिवॉल्ट था वो सप्रेस्ड हो गया था। मतलब कि कह सकते हैं कि वो मतलब थोड़ा थोड़ा वो ठीक हो गया था। तो एट दैट पॉइंट सेटलमेंट ऑपरेशन वे अंडरटेकन डूइंग 1902 to 1910 तक उसको सही किया गया। एंड जो छोटा नागपुर टेंडेंसी था एक्ट का 1908 में, उसको थोड़ा सा कुछ रिलीफ मिला लोकल इनहैबिटेंट्स में, एंड इसमें कुछ फोर्स लेबर्स को बैन कर दिया गया कि किसी भी ट्राइबल्स लोगों को ब्रिटिशर्स लोग उठाकर उनसे ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते। उसके बाद आया संथल रिबेलियन जो 1855 से 1856 तक रहा था। ये जो संथल रिबेलियन था उसको सबसे वर्स्ट फीचर कहा जाता है, यानी कि ट्राइबल्स लोगों का सबसे वर्स्ट कह सकते हैं कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ, या कह सकते हैं कि इनकी जो चीज़ें हैं ना जहाँ पे वो रह रहे थे, या दे आर जस्ट उनको उन ब्रिटिश के जो लोग थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो गए थे। तो एट दैट पॉइंट द संथाल्स इनहैबिटिंग टेरिटरी ऑफ छोटा नागपुर, प्लेटू, झारखंड, बिहार, ये सब यहाँ पर वो लोग रह रहे थे।
एडजॉइनिंग वो लोग वेस्ट बंगाल में भी रिवॉल्टेड थे, सब मिले थे, इनके ट्राइबल्स लोगों के जितने लोग थे वो सब यहाँ थे। तो दे वर बेसिकली हंटर और गैदरर्स थे, यानी कि लोग हंट करते थे, खाते थे, और ये गैदर करते थे, मतलब कि चारा वगैरह जो होते हैं ना, ऐसे इधर से उधर चलते जाना, वो लोग नॉमेडिक जो लाइफ जीते हैं, तो वैसे वो लोग थे। तो आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट, जैसे परमानेंट सेटलमेंट के इंट्रोडक्शन हुआ, परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है कि आपको फिक्स्ड रेवेन्यू देना पड़ेगा अगर आप अपने जितने भी घर, जितना लोग फार्मर्स होते थे ना, तो वहाँ पर उन लोगों को क्या कहा गया कि देखो तुम्हारे खेत पर कुछ उगे या ना उगे, लेकिन तुमको फिक्स रेवेन्यू इतना इतना तुमको हमें हर मंथ देना है। दैट इज़ द फिक्स क्वांटिटी। चेंज नहीं होती थी 10 सालों के बाद, हर 10 सालों के बाद ही हर चेंज होता था। ये नहीं देखते थे कि उसके लैंड पर कितना खाना उग रहा है, क्या उग रहा है, जो उगे या ना उगे, तुम्हारी फसल ख़राब हो कि सही हो, हमें इससे कोई लेना देनी नहीं, हमें सिर्फ लैंड रेवेन्यू यानी कि हमें सिर्फ टैक्सेस चाहिए। ये ब्रिटिश लोगों का कहना था। तो संतलास थे वो बहुत सारे डिप्राइव ऑफ देयर ओनरशिप ऑफ लैंड बट वर ऑल्सो ऑब्लिगेटेड टू पे रेवेन्यू। तो वो लोग को क्या हुआ कि उनको ओनरशिप तो वो थे, उसके वो ओनर थे, लेकिन एट दैट पॉइंट वो लोग इवन थके हुए भी थे कि वो इतना रेवेन्यू कैसे पे कर सकते हैं ब्रिटिश लोगों को। तो व्हेन द ब्रिटिश कैप्चर दे लैंड दे रिटार्डेड इनटू डीप फॉरेस्ट एंड फार फ्रॉम द टाउन्स एंड सिटीज़। तो जब जैसे ब्रिटिश लोगों ने उनकी सारी जगहों को, लैंड को कैप्चर कर लिया, रख लिया अपने पास, तो एट दैट पॉइंट वो लोग क्या किए, ट्राइबल्स लोग सब चले गए अलग अलग टाउन सिटीज़ को छोड़कर, बहुत अलग अलग छोटे छोटे फॉरेस्ट वगैरह में रहने चले गए। तो जमींदार्स and moneylenders also exploited them, interference of Christian missionaries in their social religious life also added to their discontentment and finally they rose in revolt। तो क्या हुआ, जमींदार्स moneylenders के पीछे पीछे चले गए, वो लोग भी एक्सप्लॉइटेड होते जा रहे थे और उन पर ज़्यादा कब्जा किए जा रहे थे। एट दैट पॉइंट क्रिश्चियन जो मिशनरीज थे, मतलब कि जैसे क्रिश्चियन की जितने भी रिलीजन्स को लागू करना था इंडिया पे, वो सब के खिलाफ उसके बाद फिर फाइनली रिवॉल्ट, यानी कि वो जितने भी संतल रिबेलियन थे वो फाइनली उठ गए ब्रिटिश के खिलाफ। तो सिंस द moneylenders and the colonial administrators both exploited them, Santalas rebellion covered the district of the Singhbhum, Birbhum, Bankura, Hazaribagh, भागलपुर एंड मयूगरा इन उड़ीसा एंड बिहार। तो इतने जगह वो लोग कवर थे, संतला रिबेलियन उतना तक था, उतने डिस्ट्रिक्ट तक था। तो क्या हुआ, इट वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट ऑल द आउटसाइडर्स, द ब्रिटिश ऑफिशियल, द पुलिस, जमींदार्स एंड द मनी लेंडर्स। दे यूज टू टर्म डीकूज फॉर ऑल देम विच मीट आउटसाइडर्स। तो ये लोग वहाँ पर भी क्या कर रहे थे, ब्रिटिश लोग सारे वहाँ पे भी, जो लोग फॉरेस्ट में भी चले गए थे वहाँ तक भी वो चले गए उसके पीछे पीछे। संतलास रोज इन रिवॉल्ट इन द लीडरशिप ऑफ टू ब्रदर्स, सीधू एंड कानू। तो जो सीधू और कानू थे वही जो मेन रिवॉल्ट लीडर थे उस रिवॉल्ट के, उसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ। सो विद अ व्यू ऑफ टर्न आउट द ब्रिटिश फ्रॉम देयर टेरिटरी एंड एस्टैब्लिश देयर ओन रूल। तो टाइम ही समय के समय में ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे जितने भी उनकी टेरिटरी, जितनी भी उनकी जगह थी, उनको क्या किया, अपने रूल पे ले लिया, उनको सब कब्जा कर लिया। तो दे सक्सेड इन द एफर्ट्स इन द बिगिनिंग एंड द ब्रिटिश वे टर्न्ड आउट टू द सेंटर संतला टेरिटरी। बट लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे फिर ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, उनके बाद जितने भी संतलास लोग थे उन्होंने क्या किया, उन ब्रिटिश लोगों को उनसे खिलाफ वहाँ पे से हटा दिया एंड उन एक संतल टेरिटरी को उससे वो ब्रिटिश लोग हट चुके थे। तो बट बाय फरवरी 1856 में जो रिवॉल्ट था वो सप्रेस्ड हो गया ब्रूटली, मतलब ये एकदम अब ख़त्म होने तक, अंत होने तक ये ठीक हो गया था। ठीक है। सो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो लेबर्स लोगों के जो खिलाफ हुआ करते, मतलब कि उसको फोर्स लेबर कराया जाता था, उसको भी रिक्वायरमेंट्स के बाद फिर ऑफ लेबर इन मयूरभंज में उसके बाद उसको उसके खिलाफ बंद कर दिया गया। तो उसके बाद आते हैं ट्राइबल रिवॉल्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में कितने सारे लोग ब्रिटिश के खिलाफ उठे थे, इन सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। लेट्स सी सम ऑफ द पॉपुलर मूवमेंट्स इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन अंडर ब्रिटिश रूल वे टोज ऑफ द मिशमीज 1836 में हुआ था। कामपति रिबिल आसम में हुआ था जो 1839 से लेकर 1844 तक हुआ था। लुहाइसा रिवॉल्ट हुआ था 1842 में लेकर 1844 तक। उसके बाद वो लोगों ने क्या किया था, when they attacked villages in Manipur, the revolt of Satyagans of Jatiya Hills in 1860 to 1862। तो जैसे ही उन्होंने विलेज की जितने भी गाँव को, मणिपुर के गाँव को उन्होंने ब्रिटिश लोगों ने अटैक किया, तो वो रिवॉल्ट जो सत्यगंज और जेता हिल्स का था 1860 to 1862 तक चला था। द रिवॉल्ट ऑफ नागाज ऑफ कचार 1882 में चला था एंड वुमेंस वार मणिपुर में 1904 में चला था। इन 1917 से लेकर 1919 तक द कुकीज़ यदुलियन फॉर द राइट्स, मतलब कुकीज़ जितने भी थे वो एक रिबेलियन
मतलब कि वो एक वे में उसके खिलाफ, ब्रिटिश लोगों के खिलाफ में जो लीडरशिप रानी गिदुलियन थी उनके अंदर, उन्हीं के रूल पे उन लोगों ने उसके खिलाफ उठे थे अपने राइट्स के लिए, ठीक है। फॉर दिस सिंस द ब्रिटिश एंटर द नॉर्थ ईस्ट एरियाज मच लेटर दैन द नॉन फाउंड इन ट्राइबल एरियाज, द नॉर्दर्न ईस्टर्न ट्राइबल रिवॉल्ट कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट नदर्न जो ईस्टर्न जगह था वो बहुत देर के बाद जब ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पर कब्ज़ा किया था, लेकिन तब भी ये जो कब्ज़ा था बहुत सालों तक चला था। लेट्स सी सम स्मॉलर रिवॉल्ट्स। अब कुछ छोटे छोटे रिवॉल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो बहुत कम सालों तक रहा था एंड बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। जो ब्रिटिश के खिलाफ रिवॉल्ट्स होते हैं, जब ब्रिटिश के खिलाफ लोग उठे थे, ठीक है, इट्स वेरी ईजी, देखो समझे। तो देर वेयर मैनी अदर स्मॉलर ट्राइबल्स रिवॉल्ट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ट्राइबल्स रिवॉल्ट्स हुए थे ब्रिटिश के खिलाफ। फॉर एग्जाम्पल 1874 में एक प्रोटेस्ट मूवमेंट जिसको कहते थे खरवार और सापाहार मूवमेंट, जहाँ पर इंटेरियर अंडर लीडरशिप ऑफ भगीरथ मंजी। जो ये मूवमेंट था ये लीडरशिप ऑफ भगीरथ मंजी के अंदर ही हुआ था, यानी कि जब ये रूल कर रहे थे तभी ये सब हुआ था। जो भील थे राजस्थान में, उन्होंने इस्टेब्लिश किया भील राजा 1913 में। एंड जो निकात फॉरेस्ट ट्राइब थे वो गुजरात को अटैक किए थे। निकात फॉरेस्ट ट्राइब इन गुजरात अटैक्ड अ पुलिस स्टेशन इन 1868 विथ अ व्यू ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ब्रिटिश एंड एस्टैब्लिश धर्मराज। ओके, सो जो नेकात फॉरेस्ट ट्राइब्स जो फॉरेस्ट में रहा करते थे, जो नेकात एक नाम के ट्राइबल्स लोग थे गुजरात में, तो उन्होंने ना पुलिस स्टेशन में अटैक किया था 1868 में, क्योंकि वो चाहते थे कि ब्रिटिश लोगों को एलिमिनेट कर पाए एंड अपना धर्मराज बढ़ा सके, अपना जो जितना भी उनका कल्चर है, जितना भी चीज़ें उनको आगे बढ़ा सके। इसी वजह से वो लोग उसके खिलाफ थे। कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई उसके राज में, उसकी जगह पर आकर कोई उसके खिलाफ बोले या कोई उसको हटाने की कोशिश करे। हर एक रिलीजन, हर एक ट्राइबल, हर एक आदिवासी की अपनी रूल्स होती है, अपनी कम्युनिटीज़ होती है, ठीक है। तो कोई भी उस नहीं चाहेगा कि वो उसके रीजन में आकर उसके खिलाफ कुछ बोले, ठीक है। दैट इज़ द थिंग। So, in Vijayagaptam agency, a Condadora named Koyamalaya claimed to be in incarnation of one of the Pandava brothers of the Mahabharata and assured the people of turning out of the British. So, क्या हुआ उसके बाद? So, in विजागप्तम एजेंसी में क्या हुआ, एक कोना डोरा जिनका नाम कोयामलाया, तो उन्होंने क्लेम किया कि मैं इनक्रैशन हूँ एक पांडवा बदस की जो महाभारत, एंड उन्होंने एज्यूर किया कि हमें इसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ उठना चाहिए। जो ट्राइबल्स कोया और कोंडा थे उन्होंने रिवॉल्ट अगेंस्ट देयर ओवरलॉर्ड हु हैज़ अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन। Their major revolt occurred in 1879. It affected an area not less than 5,000 square miles and could be suppressed in November 1880 with the assignment of 6 regiments of Madras infantry. So, जो कोया और कोंडा रिवॉल्ट थे वो अपने ओवरलॉर्ड हु हैज़ अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंदर जितने भी उनके जो लीडर थे उनके खिलाफ वे लोग उठे थे। एंड उनके जो मेजर रिवॉल्ट थे वो मोस्टली 1879 में हुआ था। एंड इन्होंने लगभग इट अफेक्टेड इतना 5,000 स्क्वायर माइल्स अवे, इतना एरिया ख़त्म हो चुका था बिकॉज ऑफ दैट।